हेलो दोस्तों, आज का मेरा सेशन है कि बदतर में से बेहतर कैसे निकालें। बदतर में से बेहतर कैसे निकालें, तो एक जोश शायरी के साथ में मैं मेरा सेशन शुरू करती हूँ। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का मेरा सेशन है कि बदतर में से बेहतर कैसे निकालें। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल इकट्ठा करने के बाद में मैंने निकाला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ में भाग्य की रेखाएं भी नहीं होती और वह अपनी रेखाएं खुद बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में सभी रेखाएं अच्छे से होती है लेकिन वह भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं एवं वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे मेरे हाथ में जो भगवान ने सब तरह की लकीरें खींच दी है तो मुझे सब अपने आप मिल जाएगा, लेकिन वह फिर पीछे रह जाता है। जिसके हाथ में लकीरें नहीं होती वह लकीरें खुद बनाता है और वह बहुत रात दिन मेहनत करके अपने भाग्य को बदल देता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे हमारे आज़ादी के समय, और उनको काले पानी की सज़ा हुई, और काले पानी की जब उनको सज़ा हुई तो उन्होंने जेल में ही कानून की बुक पढ़ने का निर्णय लिया, और वह कानून की बुक वहाँ पढ़ते थे। और वहाँ पर जा कर के बहुत ही अच्छे से उन्होंने बुक्स का अध्ययन किया, एवं बुक्स का अध्ययन करने के बाद में जब वह वापस वहाँ से आते हैं तो उन्होंने फिर से नेतृत्व करना शुरू किया, एवं फिर से नेतृत्व करने के बाद में वह व्यक्ति को मतलब इस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया कि अपने देश को स्वतंत्र करवाने में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। तो यहाँ पर ज़िंदगी कुछ सिखाने के लिए यात्रा करती है। जैसे वो सोचते थे कि मतलब वो जब घर पे थे तो वो उनके घर में जब रसोई में खाना बनता था तो दाल में कभी नमक कम होता था या मिर्च कम होती थी, तो वह मतलब अपनी पत्नी को कहते थे कि इस दाल में ये कम है, इस तरह से कमियां निकालते रहते थे। लेकिन जब वो जेल में गए और उन्हें पहले दिन जब मिला मतलब खाना मिला तो वह बहुत ही बिना नमक की दाल थी, तो वह खाते समय उनको हंसी भी आ रही थी और ग्लानि भी हो रही थी कि जो मैं अच्छा खाना खा रहा था मैं उसकी बुराई कर रहा था, और मैं आज जो जैसा खाना खा रहा हूँ घास फूस जैसा, फिर भी उसकी बुराई नहीं कर सकता। तो जो अपने मतलब अपने पास में होता है और हम उससे जो भी है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारे देश में 22,000 टन सोना है। हमारे देश के पास में 22,000 टन सोना है, जो कि 65 करोड़ रुपये का एक स्टॉक है, और हमारे देश को चलाने के लिए केवल 6 करोड़ की आवश्यकता होती है। और हमारे देश के लोग इतने सक्षम हैं कि एक दिन में भी 65 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। इतने सक्षम है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो देश की अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो सरकार द्वारा कदम अभी फ़िलहाल उठाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं,
और ऐसे उठाने चाहिए जैसे कि यहाँ पर जो भी गलत तरीके से काम हुए हैं उनकी रिकवरी हो रही है ब्याज के साथ में। तो वह सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और इसी में ही जैसे कि अभी जो कर्मचारी है वह इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वह कोई काम करते हैं तो उनकी लत लगी है भ्रष्ट पैसा खाने की। और वह जो भी व्यक्ति रिश्वत लेता है और रिश्वत देता है दोनों ही भ्रष्ट है। हमारी नज़र में दोनों ही भ्रष्ट है, लेकिन कभी कभी हम भी भ्रष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं और हम उन्हें रिश्वत देने लगते हैं। तो हमारे देश का जो पढ़ा लिखा जो नागरिक है वह भी भ्रष्टता की श्रेणी में आता है। हमारे देश के लोग जो हैं वह कभी भी अच्छी तरह से मेहनत करके एक कमाना नहीं चाहते हैं और फिर जो बहुत आसानी से उसको मिल जाए वही उनकी तमन्ना रहती है। तो हमें जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है तो हमें उन समस्याओं से जूझना है, उन समस्याओं से बाहर कैसे निकलना है, बदतर से बेहतर कैसे करें। जब हमारे पास वक्त बहुत ख़राब आता है तब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह का समय ख़राब हुआ, हम भगवान को कोसते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये इस तरह का जो हम काम कर रहे हैं उससे कोई और अच्छा काम करे। तो यहाँ पर हमारे देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि देश को बचाने के लिए एवं देश को चलाने के लिए, देश को सक्षम बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कर्मचारी वर्ग है वह कभी भी कार्य में पीछे नहीं हटता है और हमारा खासकर शिक्षक वर्ग है वह हर सरकार की हर गतिविधि में अपनी ड्यूटी देता है। कभी भी उसने अपनी ड्यूटी करने से जो सरकार की जब भी आदेश आते हैं तो हम आदेशों की पालना करते हैं और उन आदेशों की पालना के साथ में हम हार्डवर्क भी करते हैं। लेकिन सामान्य जन जो होता है वह बहुत ही आलसी हो गया है कि आज का जो मज़दूर वर्ग है वह मज़दूरी नहीं करना चाहता है। हमारे सरकार की इतनी योजनाएं ऐसी शुरू हो गई है कि ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको कोई क्या कहता है वह क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और उस मेहनत को करने से ही जीवन सफल होगा और बदतर में से बेहतर निकलेंगे। पढ़ाई की बात हो तो भी जो रात दिन मेहनत करेगा, स्टडी करेगा, परिस्थितियों से लड़ेगा एवं अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चयता से कार्य करेगा वही सफल होगा, वही व्यक्ति सफल होगा। जब व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ होती है तो उस चुनौतियों को स्वीकार करो, उस चुनौतियों से लड़ने का साहस रखो, वही जीवन अच्छा होता है और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं। यहाँ पर विज्ञान कहता है कि आपको यदि कुछ करना है तो आप रोज़ अपनी कमियों को एक पत्ते में लिखिए और उस कमियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। एक बार क्या होता है कि एक महान महान यशस्वी व्यक्ति होता है, विद्वान, उसके पास में एक मोटा व्यक्ति आता है और वह कहता है कि मैं मोटा हो गया हूँ तो उसको मेरा मोटापा कैसे कम किया जाए। तब उस यशस्वी ने उसको कहा कि उसके लिए आपके मोटापे को दूर करने के लिए दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें खुद को ही इसे
इस पर काम करना है और तुमको उस पर काम करके ही तुम ठीक हो सकते हो। तब उसको पता लगा कि मेरे शरीर को मतलब मेरे शरीर को अच्छा बनाने के लिए उसको मतलब स्वस्थ पतला होने के लिए मुझे ही कार्य करना पड़ेगा। और मैं डाइट कम करूं या मैं व्यायाम करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन इसके लिए मुझे काम करना है। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ भी योगदान नहीं है। तो हमारे जीवन में जो समस्या आती है, जो चुनौतियाँ आती है, उनसे लड़ने के लिए हम खुद जिम्मेदार है। दूसरा व्यक्ति उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है और कुछ वह करेगा भी क्या। जब आप अपनी समस्याओं को दूसरों को बताओगे तो हंसी बनाने के अलावा वह कुछ नहीं करेंगे। उसमें सुधार आपको ही करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय होकर हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा और हर चुनौती का सामना तुम्हें ही करना है यदि जीवन में सफल होना है। तो समस्याओं से रोना, जैसे ही समस्या आती है तो हमारे मन में अचानक से दुख होता है और हम रोने लगते हैं। जब भी समस्या आती है उससे लड़ने के लिए अगर हिम्मत आपके मन में होगी तो आपके शरीर में इस तरह का हार्मोन्स बनेगा कि आपको हर समय चुनौती से लड़ने के लिए आपको हिम्मत देगा। और यदि किसी चुनौती को सामने आने पर आप उस चुनौती से घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, तो आपको उस चुनौती से जब रोने का हार्मोन स्रावित होगा और हर चुनौती आपको बहुत ही दुख भरी लगेगी। इसलिए बदतर से बेहतर जीवन बनाने के लिए आपको इस तरह से जीवन में कार्य करना है। एक बार की घटना है कि मैं जब बारिश हो रही थी और बाज़ार में एक छत के नीचे मैं खड़ी हुई थी, तो वहाँ बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हुए थे और वो इकट्ठे लोग थे, वो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये बरसात नहीं होती तो ऐसा होता। मैं वहाँ पर तक पहुँच जाता। छाता, एक दंपति थे, वो कह रहे थे कि आपने छाता नहीं लिया और अपन को यहीं रुकना पड़ा, समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। इस तरह से तरह तरह की बातें हो रही थी। और एक आदमी था, उसके साथ में एक छोटा बच्चा था। वह मतलब बरसात में वो भी इस तरह से करके आगे बढ़ रहा था और बच्चा जो था उसके साथ में वो इस तरह से बरसात की बूंदों को हाथों में समेट रहा था। तो जब वह बरसात की बूंदों को हाथों में समेट रहा था तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और उस व्यक्ति को, जो उसका बाप था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये बरसात कब बंद होगी। तो जब बरसात बंद हुई तब उस बच्चे ने पूछा कि पापा ये बरसात हर रोज़ क्यों नहीं होती है। तो वह कुछ काम कर रहे थे मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा कि ये बेटा ये रोज़ होगी, तो बरसात रोज़ होगी। इस तरह से उसको समझा दिया। वह संतुष्ट नहीं हुई, वो देखती रही। तो लोग जो बड़े हैं, जो उस बरसात से उस बच्चे को एनर्जी मिल रही थी। बरसात सब जगह समान होती है एवं वह किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, लेकिन हम जो भी प्रकृति से मिलता है उसका हम भरपूर आनंद नहीं लेते हैं। एवं वह आनंद जो धूप का हो, या प्रकाश का हो, या बरसात का हो, किसी भी तरह का हो, प्रकृति है वो समान रूप से सभी के ऊपर समान रूप से मतलब अपना योगदान देती है। लेकिन हम उस एनर्जी को, हम जो भी व्यक्ति कार्य करता है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं है, वह प्रकृति के द्वारा दी गई उसकी अंदर से एक एनर्जी है। जैसे वह उस बच्ची को बरसात से जो एनर्जी प्राप्त हो रही थी तो वह उससे बहुत खुश थी, क्योंकि उसका हाथ यूँ था। हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो अपना हाथ यूँ होता है, लेकिन हम कुछ भी, सभी जो बड़े लोग थे उनका हाथ यूँ था। तो वह उस एनर्जी, वो एनर्जी है वो उनके शरीर में जा नहीं पाती है और उस एनर्जी से उनके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए हमारा शरीर है वो उस तरह से
बरसात की तरह लगातार कार्य नहीं कर पाता है, तो किसी भी तरह का मतलब प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका पूरा आनंद लें।